हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। और आज हम पढ़ने वाले हैं फॉर्मेशन, प्रमोशन एंड इनकॉर्पोरेशन ऑफ ए कंपनी, जो कि आपकी कंपनी लॉ का चैप्टर नंबर 5 है। तो इस वीडियो में हम जो है डिटेल में पढ़ेंगे कंपनी फॉर्मेशन की 4 स्टेजेस के बारे में, और इससे नेक्स्ट वीडियो में हम पढ़ेंगे प्रमोटर के बारे में। तो बेसिकली जो है कोई भी कंपनी किस तरीके से फॉर्म होती है, चाहे वो प्राइवेट कंपनी हो चाहे वो पब्लिक कंपनी हो, तो कौन कौन से स्टेजेस, क्योंकि दोनों के लिए अलग अलग स्टेजेस है जो हम पढ़ेंगे। तो फॉर्मेशन ऑफ अ कंपनी का ओवरव्यू क्या है कि जो कंपनी होती है वो क्या होती है, एक आर्टिफिशियल पर्सन होती है जो कि किसके द्वारा क्रिएट की जाती है, बाय लॉ। जैसे हम क्या है, नेचुरल पर्सन है, जो कि मतलब बर्थ लेके फिर जो है हम होते हैं। तो कंपनी ऐसे, कंपनी का बर्थ थोड़ी होता है, कंपनी तो आर्टिफिशियल पर्सन है। ये किस तरीके से बनाई जाती है, लॉ के द्वारा बनाई जाती है। तो लॉ के द्वारा हमें क्या करनी पड़ती है, हमें मतलब जो प्रमोटर होते हैं कंपनी के, ठीक है, जो जिनके माइंड में आइडिया आता है, जो कंपनी की सारी लीगल फॉर्मेलिटीज को फुलफिल करते हैं, वो प्रमोटर होते हैं। जो इससे नेक्स्ट वीडियो में हम इनके बारे में डिटेल में पढ़ेंगे। तो प्रमोटर होते हैं जो कंपनी की, वो लीगल फॉर्मेलिटीज, जो भी लीगल रिक्वायरमेंट होती है वो सारी फुलफिल करते हैं, तब जाके कोई भी कंपनी फॉर्म होती है। तो इनिशियली क्या होता है, प्रमोटर के माइंड में क्या आया, कोई आइडिया आया कि हम ये बिजनेस ऐसे स्टार्ट कर सकते हैं। तो हम देखेंगे भाई कौन कौन से रिसोर्सेज इसके लिए हमें चाहिए। तो उन सारे रिसोर्सेज को इकट्ठा करना, सारी लीगल फॉर्मेलिटीज़ को जो है वो फुलफिल करना, देखना कि बिजनेस में क्या क्या अपॉर्चुनिटी है और उन अपॉर्चुनिटी का फ़ायदा उठाना, ठीक है। ये सारा काम कौन करते हैं, प्रमोटर करते हैं। और फिर जाके कोई कंपनी जो है वो एग्जिस्टेंस में आती है अपने। तो कोई भी कंपनी है तो उसके लिए कुछ मिनिमम रिक्वायरमेंट दी गई है सेक्शन 3 ऑफ द कंपनीज एक्ट 2013 के अंदर की बेसिक रिक्वायरमेंट क्या होगी। तो अगर वो पब्लिक कंपनी है तो उसमें मिनिमम 7 पर्सन होने चाहिए। मिनिमम की हम बात कर रहे हैं, मैक्सिमम जितने मर्जी हो सकते हैं। इसके बाद प्राइवेट की अगर हम बात करें तो मिनिमम कितने होने चाहिए, 2 पर्सन होने चाहिए, और 1 पर्सन कंपनी में 1। और जो हमारी पब्लिक कंपनी होती है उसके अंदर जो भी हमारे जो पर्सन होंगे, तो उनका जो भी कंपनी के एमओए, मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन होगा, उसमें नाम भी लिखा होगा कि ये पर्सन कंपनी के साथ एसोसिएट है। कि कंपनी जब अपने जो है रजिस्ट्रार के पास कंपनी का नाम रजिस्टर करवाने जाएगी तो वहाँ पे ये नाम भी सबमिट करने होते हैं। तो बेसिकली स्टेजेस ऑफ फॉर्मेशन ऑफ कंपनी में हमारी 4 मेजर स्टेजेस होती हैं। कौन कौन सी होती है, सबसे पहली हमारी होती है प्रमोशन, ठीक है। नेक्स्ट हमारी होती है इनकॉर्पोरेशन, या फिर हम इसको रजिस्ट्रेशन ऑफ द कंपनी भी बोलते हैं। थर्ड वन इज इट्स कैपिटल सब्सक्रिप्शन, एंड फोर्थ वन इज कमेंसमेंट ऑफ बिजनेस। अगर आपकी प्राइवेट लिमिटेड कंपनी है तो आपको सिर्फ 2 ही स्टेजेस से होकर गुजरना पड़ता है, प्रमोशन, इनकॉर्पोरेशन। उसके बाद जो वो कंपनी फॉर्म हो जाएगी, अपनी एग्जिस्टेंस में आ जाएगी। बट अगर आपकी पब्लिक लिमिटेड कंपनी है तो 4 स्टेजेस होती हैं। फर्स्ट वाली 2 हमारी सेम रहेगी, प्रमोशन और इनकॉर्पोरेशन। 2 स्टेज और ऐड हो जाती है, सब्सक्रिप्शन ऑफ कैपिटल एंड कमेंसमेंट ऑफ बिजनेस। सब्सक्रिप्शन ऑफ कैपिटल में ये स्टेजेस अलग अलग क्यों हैं, क्योंकि जो हमारे सेबी की गाइडलाइंस है उनके अकॉर्डिंग अगर आपकी पब्लिक लिमिटेड कंपनी है तो वहाँ पे 90% सब्सक्रिप्शन जो है वो मिनिमम आपकी होनी ही होनी चाहिए। जैसे कंपनी ने अपने शेयर इशू करे, तो जब कंपनी शेयर इशू करेगी उनका 90% शेयर जो वो पब्लिक को खरीदने चाहिए। मतलब अगर कंपनी के शेयर 90% नहीं बिकते तो वो कंपनी अपने शेयर इशू नहीं कर सकती। तो 90% यहाँ पे क्या होती है, मिनिमम सब्सक्रिप्शन की रिक्वायरमेंट होती है कि इतने लोग, इतने शेयर आपके बिकने चाहिए, तो ही आप जो है वो अपने मार्केट में एक तरीके से काम कर सकते हो। तो यहाँ पे मिनिमम 90% सब्सक्रिप्शन की रिक्वायरमेंट होती है इन केस ऑफ पब्लिक लिमिटेड कंपनी। फिर उनके बाद जब वो हो जाता है, अगर 90% शेयर उनके बिक जाते हैं, उसके बाद उनको कमेंसमेंट ऑफ सर्टिफिकेट इशू होता है, उसके बाद वो एग्जिस्टेंस में आती है। तो ये डिफरेंस होता है प्राइवेट लिमिटेड कंपनी और पब्लिक लिमिटेड कंपनी की स्टेजेस में। अब हम 1 बाय 1 सारे स्टेजेस पढ़ेंगे। तो सबसे फर्स्ट स्टेज हमारी क्या थी, प्रमोशन स्टेज। ये हमारी कौन सी है, फर्स्ट है। अब प्रमोशन स्टेज में क्या होता है, एक तरीके से यहाँ पे इनिशियल वर्क स्टार्ट होता है कि किस तरीके से। सबसे पहले क्या होगा, डिस्कवरी ऑफ आइडिया, या आप बोल सकते हो डिस्कवरी ऑफ बिजनेस अपॉर्चुनिटीज। यहाँ पे पर्सन, या फिर आप बोल सकते हो जो हमारे प्रमोटर हैं, उनके माइंड में कोई आइडिया आया किसी पर्टिकुलर एक्टिविटी से लेकर कि अगर हम ये काम करते हैं तो ये बेस्ट अपॉर्चुनिटी है हमारे पास, इसमें ये हमारे लिए प्रॉफिटेबल होगी। तो वो इस एम से काम करते हैं कि यहाँ से हम किस तरीके से अपना जो है वो प्रॉफिट कमा सकते हैं और एक लार्ज स्केल पर बिजनेस कर सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे क्या आया, सबसे फर्स्ट स्टेप क्या होता है, जब हमारे पास कोई माइंड में हमारे पास कोई आइडिया आता है। अब आइडिया तो आ गया, ये नहीं आइडिया आया और हमने बिजनेस स्टार्ट कर दिया। भाई इतना बड़ा डिसीजन है, इतना सारा पैसा, इतने सारे रिसोर्सेज की रिक्वायरमेंट होती है, तो हमें पहले उसकी क्या करेंगे, डिटेल्ड इन्वेस्टिगेशन करेंगे।
डिटेल इन्वेस्टिगेशन में क्या होता है, हम देखते हैं कि अगर हम इस जो भी हमारे माइंड में आइडिया है इसको इम्प्लीमेंट करते, इसको एक्शन में लेके आते, इसको एग्जीक्यूट करते हैं, तो हमें कौन कौन सी जो है वो लीगल रिक्वायरमेंट फुलफिल करनी पड़ेंगी, हमारी कैपिटल की कितनी रिक्वायरमेंट होगी, गवर्नमेंट की क्या पॉलिसी है रिगार्डिंग मतलब विद रिस्पेक्ट ऑफ द इंडस्ट्री, जो भी हमारे माइंड में आइडिया आया है, राइट। इसके लिए जो हमें कौन कौन से रिसोर्सेज की रिक्वायरमेंट होगी, रॉ मटेरियल कहाँ से लाएंगे, इसका मार्केट में प्राइस क्या चल रहा है, हमें वर्कर किस लेवल के चाहिए, मतलब उनकी स्किल कैसी होनी चाहिए। तो ये सारी हम क्या करेंगे, यहाँ पे डिटेल इन्वेस्टिगेशन करेंगे। इसके बाद थर्ड पॉइंट क्या आता है, असेंबलिंग द प्रोपोजिशन। इसके अंदर क्या होता है, अब हमने इन्वेस्टिगेशन कर ली, कुछ फैक्ट जो इन्फॉर्मेशन है वो कलेक्ट करनी थी वो कर ली, वो असेंबल करके अब हम क्या करेंगे, जो हमारे प्रमोटर हैं वो एक्सपर्ट से क्या करते, कंसल्ट, जो भी मतलब उस फील्ड के स्पेशलिस्ट होंगे उनके साथ बात करेंगे कि बताओ ये हमने ये इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करी है, क्या इसमें जाना सही रहेगा, कितने चांसेस है कि ये हमारे लिए प्रॉफिटेबल होगा, इसमें कितना रिस्क है। तो वो सारी चीज़ें हम जो है एक तरीके से एक्सपर्ट से हेल्प लेंगे। ठीक है, ये थर्ड स्टेप हो गया। इसके अंदर फर्स्ट स्टेप पढ़ रहे हैं हमें, फर्स्ट स्टेप के अंदर ही हमारे 4 स्टेप है। इसके बाद नेक्स्ट क्या है, फाइनेंसिंग ऑफ प्रपोजिशन। इसके अंदर अब देखो हमारे माइंड में आइडिया था, अब हमने सब कुछ कर लिया, इन्वेस्टिगेशन वगैरह कर ली, अब हम देखेंगे कि इसके लिए हमें जो फाइनेंस की रिक्वायरमेंट है वो हम कहाँ से जो वो अरेंज करेंगे फॉर द एंटायर ऑपरेशन। क्यों, क्योंकि पैसे के बिना आप कोई भी बिजनेस नहीं चला सकते, पैसा तो आपको चाहिए, रिसर्च के लिए चाहिए, रिसोर्सेज को खरीदने के लिए चाहिए, अच्छा वर्कर रखोगे, एम्प्लॉय वगैरह की आपको ज़रूरत पड़ेगी, उनको भी आपने जो है वो पैसे देने पड़ेंगे, फ्री में तो कोई काम करेगा नहीं, उसके लिए इतने सारी चीज़ें अरेंज करनी है आपको। तो पैसा तो मेन होता है, फाइनेंस जो है वो ब्लड होता है किसी भी बिजनेस का। अगर आपके पास पैसा नहीं है, आपके पास वर्किंग कैपिटल नहीं है, तो आप एक सक्सेसफुल बिजनेस रन नहीं कर सकते। तो स्टार्टिंग में हम ये सोच लेते हैं कि हमने पैसा कहाँ से कैसे लेके आना है, कितनी कैपिटल की रिक्वायरमेंट होगी। तो ये हमारा फोर्थ स्टेप था, फाइनेंसिंग द प्रोपोजिशन। अब ये यहाँ पे हमारा फर्स्ट स्टेप कंप्लीट होता है फॉर्मेशन ऑफ अ कंपनी का। फर्स्ट स्टेज क्या थी, प्रमोशन स्टेज, जिसके अंदर हमने 4 पॉइंट पढ़े। इसके बाद हमारी सेकंड स्टेज है इनकॉर्पोरेशन एंड रजिस्ट्रेशन ऑफ कंपनी। इसको हम फ्लोटेशन ऑफ अ कंपनी भी बोलते हैं। तो बेसिकली इस स्टेज में क्या होता है, देखो नाम से ही समझ आ रहा है, रजिस्ट्रेशन, कि रजिस्ट्रार के पास आपने क्या करानी है, अपनी रजिस्ट्रेशन करानी है। जैसे कि हमारा बर्थ होता है तो हम भी क्या करवाते हैं, जो बर्थ सर्टिफिकेट लेने के लिए रजिस्ट्रेशन कराते हैं। सेम अगर कंपनी का भी यहाँ पे एक तरीके से क्या हो रहा है, बर्थ हो रहा है कि उसकी लीगल एंटिटी के लिए हम ये सब कुछ कर रहे हैं, तो कुछ लीगल रिक्वायरमेंट है जिसमें हमें जो है जो भी कंपनी का रजिस्ट्रार होगा वहाँ पर जाके कंपनी को रजिस्टर्ड करवाना पड़ता है। तो इसके अंदर सबसे पहले कुछ एक्टिविटी होती है जो कि प्रमोटर करते हैं। सबसे पहली बात कि आपकी जो रजिस्टर्ड ऑफिस है कंपनी का वो कहाँ पे लोकेट होगा, मतलब आपकी कंपनी का हेडक्वार्टर कहाँ होगा, ये आपको पता होना चाहिए। सेकंड, ये इन्फॉर्मेशन आपको सबमिट करनी होती है। तो फर्स्ट हो गया आपको हेड ऑफिस। सेकंड कि कंपनी का नाम क्या होगा ये डिसाइड करना है। वो नाम ऐसा नहीं होना चाहिए कि ऑलरेडी कोई कंपनी एग्जिस्ट करती है आपने सेम नाम रख लिया, या फिर जो सेंट्रल गवर्नमेंट की जो गाइडलाइंस है कि जैसे आप गवर्नमेंट के उस पर कोई नाम नहीं रख सकते, इस तरीके से वो उन चीज़ों के अगेंस्ट नहीं होना चाहिए। इसके अलावा आपको जो है मैंडेटरी होता है कि 3 नाम जो है वो सेंड करने होते हैं, कि हमारी प्रायोरिटी ये है। सेकंड नाम अगर आपको फर्स्ट नाम में कोई गड़बड़ है तो सेकंड, नहीं तो थर्ड। तो आपको 3 नाम जो है वो सेंड करने होते हैं, किसको, रजिस्ट्रार को। ठीक है, फिर उसके बाद हमारा नेक्स्ट स्टेप क्या होता है कि अपॉइंटमेंट हमने करनी होती है हमारे अंडर राइटर की, ब्रोकर की, बैंकर की, ऑडिटर की, राइट। तो इसमें जो जो हमारी अपॉइंटमेंट है वो भी हमने दिखानी है। इसके अलावा जो हमारे इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट है जैसे कि आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन, मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन, वो आपने जो है उनको प्रिंट करवा के वो भी करवाना होता है। मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन क्या होता है, जिसमें कंपनी के ऑब्जेक्टिव्स वगैरह डिफाइन होते हैं, जो कि हम इससे नेक्स्ट जो चैप्टर में है वो डिटेल में वहाँ पे पढ़ेंगे। फिर उससे नेक्स्ट चैप्टर पढ़ेंगे हम आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन का, जिसमें कंपनी के रूल रेगुलेशन लिखे होते हैं, राइट। इसके अलावा फिर और क्या करना पड़ता है, ये सारी चीज़ें हमें इन सब की एक एप्लीकेशन रजिस्ट्रार के पास देनी होती है, जो कंपनी का रजिस्ट्रार होता है। तो वो चेक करते हैं कि सब कुछ सही है, लीगल है, इलीगल है, क्या है। तो रजिस्ट्रार के पास हमने कौन कौन से डॉक्यूमेंट सबमिट करवाने होते हैं, मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन, आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन, इंफॉर्मेशन अबाउट द हेड ऑफिस
ऑफ द कंपनी, इसके बाद लिस्ट ऑफ डायरेक्टर कि डायरेक्टर कौन होंगे कंपनी के, उन डायरेक्टर की रिटन कंसेंट भी जाएगी। ये नहीं बताना हमने कि ये डायरेक्टर होंगे, उनकी रिटन कंसेंट होनी चाहिए कि उनके सिग्नेचर होने चाहिए कि हाँ हम इस कंपनी के डायरेक्टर बनना चाहते हैं इस तरीके से, ठीक है। उनकी प्रॉपर रिटन कंसेंट होगी उसके अंदर। उसके बाद स्टैट्यूटरी डिक्लेरेशन उसके अंदर होनी चाहिए। इसके बाद जो है हम जब एप्लीकेशन देंगे तो उसके साथ हमें कुछ न कुछ जो है वो फ़ी भी डिपॉजिट करानी होती है रजिस्ट्रार के पास। अब जो रजिस्ट्रार है कंपनी का, वो अगर उनको लगता है कि सब कुछ लीगल है एक तरीके से, तो वो एक सर्टिफिकेट ग्रांट करते हैं कंपनी को, दैट इज़ सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन, ठीक है। तो उसमें सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन में क्या होता है, एक आइडेंटिटी मिलती है कंपनी को। जैसे हमें हमारा आधार कार्ड मिला हुआ है, पैन कार्ड मिला हुआ, तो वो अलग से पहचान है, वो किसी और का सेम नंबर नहीं हो सकता। ऐसे ही कंपनी को एक नंबर मिलता है जिसको हम बोलते हैं कॉर्पोरेट आइडेंटिटी नंबर, CIN नंबर, ठीक है, CIN कॉर्पोरेट आइडेंटिटी नंबर। तो ये कंपनी को मिलता है। बट अगर कंपनी को ऐसा लगता है डॉक्यूमेंट देख के कि इस कंपनी में कोई डिफेक्ट है, इसको रेक्टिफिकेशन की रिक्वायरमेंट है, तो उस केस में कंपनी जो है वो अपना जो सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन है वो इशू नहीं करेगी और कंपनी क्लेम नहीं कर सकती जो भी उन्होंने फ़ी सबमिट करी थी उसको रिफंड करने की, ठीक है। तो वो ना तो वो फ़ी वापस होगी जो भी आपने दी थी कंपनी को, सॉरी रजिस्ट्रार को, और ना ही आपको जो है वो इस सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन मिलेगा। जो भी रेक्टिफिकेशन है वो आपको यहाँ पे करनी पड़ेगी। अगर आपकी जो है कोई भी डिफेक्ट वगैरह थे तो उसको पहले आपको करेक्ट करना पड़ेगा और फिर दोबारा से अप्लाई करना पड़ेगा। ये चीज़ हम ऑफलाइन भी कर सकते हैं और आजकल आपको पता है ऑनलाइन का टाइम है तो सब कुछ डिजिटल हो रहा है, तो इस टाइम पे हम इसको ऑनलाइन फिलिंग भी हो सकती है डॉक्यूमेंट की, कि हम ऑनलाइन सबमिट करवा सकते हैं रजिस्ट्रार के पास। तो जब हम इसको ऑनलाइन फुलफिल करेंगे तो उसमें वही यूज़र को एक तरीके से मिल जाता है, पोर्टल मिल जाता है MyMCA करके, जिसके अंदर उसमें नाम वगैरह, पासवर्ड, डिजिटल सर्टिफिकेट आपको मिल जाएगा और उसी के अंदर आपको सारे डॉक्यूमेंट सबमिट करवाने होते हैं। वहीं से आपको CIN नंबर जो वो ऑटोमेटिक मिल जाएगा और जो भी नेसेसरी जब आप फॉर्म फिल करोगे तो उसमें जो है आपको जो भी आपके डॉक्यूमेंट है वो सारे अटैच करके जो वो सबमिट करवाने होते हैं। तो ये हमारा ऑनलाइन वाला सिस्टम होता है। अब देखो यहाँ पे तो अगर हम बात करें प्राइवेट कंपनी की, तो उनको तो एक तरीके से यहाँ पे सेकंड स्टेज तक ही काम करना होता है। उसके बाद उनको जो है एक तरीके से यहाँ पे कंपनी का बर्थ हो चुका है जब सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन मिल जाता है, तो वो तो अपना काम जो वो स्टार्ट कर सकती है। बट कैपिटल सब्सक्रिप्शन के अंदर क्या होता है कि पब्लिक कंपनी को इनवाइट करना होता है पब्लिक को कि आओ हमारे शेयर खरीदो। उसके लिए पब्लिक कंपनी क्या करती है, अपना प्रोस्पेक्टस इशू करती है। सेम जैसे कि हम जब स्कूल का आपने प्रोस्पेक्टस कभी देखा होगा, जैसे स्कूल वाले प्रोस्पेक्टस देते हैं जिसके अंदर लिखा होता है स्कूल के बारे में सारी डिटेल, ये प्रिंसिपल है, ये टीचर है, ये एक्टिविटीज़ के अंदर होती है, ये स्कूल का ऑब्जेक्टिव है, राइट। और लास्ट में एक फॉर्म सा होता है जो हम फॉर्म फिल करके दे देते हैं अगर हमें उस स्कूल में जो है वो एडमिशन लेना है। तो सेम इसमें होता है कि जो शेयर होल्डर होते हैं, जो पब्लिक होती है, जो कंपनी के शेयर खरीद लेती है, उसको हम क्या बोलते हैं, जैसे मैंने किसी कंपनी के शेयर खरीदे तो मैं उस कंपनी के लिए क्या बन जाऊंगी, शेयर होल्डर बन जाऊंगी। तो जब मेरे पास प्रोस्पेक्टस आया तो मैंने देखा वो अच्छा लगा तो मैं फॉर्म फिल करके, और जो हमें एप्लीकेशन का पैसा होता है वो भी साथ में डिपॉजिट कराना होता है, तो वो मैं कंपनी को सबमिट करवा दूंगी। अब देखो जितने भी कंपनी ने शेयर इशू करे थे उसका कम से कम 90%, कितना 90% शेयर जो वो कंपनी के बिकने चाहिए। ये इसको हम बोलते हैं मिनिमम सब्सक्रिप्शन, कि इतने शेयर आपके बिकने ही बिकने चाहिए। तो आपने प्रोस्पेक्टस बनाया, उस प्रोस्पेक्टस की कॉपी आपको रजिस्ट्रार को भी सबमिट करनी होती है। फिर उसके बाद 90% सब्सक्रिप्शन देखी जाती है कि क्या आपके 90% शेयर बिके या नहीं बिके। अगर नहीं बिकते तो आप बिजनेस मतलब वो नहीं कर सकते, एक तरीके से कंटिन्यू नहीं कर सकते। जितने भी पैसे आएंगे वो रिफंड कर दोगे विदिन 20 डेज, और उसके बाद जो है आगे नहीं होगा, कोई भी अलॉटमेंट वगैरह नहीं होगी, क्योंकि पहले एप्लीकेशन का पैसा आता है, फिर अलॉटमेंट का आता है, ठीक है। ऐसे स्टेप होते हैं, एकदम से सारा पैसा नहीं मंगवाते, धीरे धीरे करके इंस्टॉलमेंट में मंगवाते हैं। तो जो जितना भी पैसा मंगवाया था वो वापस कर देंगे और उसके आगे कोई भी पेमेंट वगैरह नहीं होगी। बट अगर आपके 90% शेयर बिक जाते हैं तो उस केस में क्या होता है कि कंपनी ने जो है वो एलिजिबल हो जाती है आगे फर्दर अपना जो है स्टेप करने के लिए। तो जब हो जाएगा तो उसके बाद कंपनी क्या करेगी, अपनी सारी जो भी इन्फॉर्मेशन है वो किसको, रजिस्ट्रार के पास सबमिट करेगी कि ये है। तो इसके लिए कंपनी को क्या करना होता है, स्टॉक एक्सचेंज के अंदर खुद को जो है वो लिस्टेड भी करवाना पड़ता है, किसी भी स्टॉक एक्सचेंज के अंदर करवा सकती है। फिर उसके बाद जैसे वही शेयर्स वाला सिस्टम चलता है जिसमें जो है कंपनी को क्या कर देती है, शेयर दे देती है। तो ये हमारा थर्ड स्टेप होता है कैपिटल सब्सक्रिप्शन, जिसके अंदर 90% आपकी जो वो होनी चाहिए।
और इसके बाद नेक्स्ट हमारा फोर्थ स्टेप आता है कमेंसमेंट ऑफ बिजनेस। अब इसमें क्या होगा, कंपनी अप्लाई करेगी रजिस्ट्रार को कि उनको अब उन्होंने मिनिमम सब्सक्रिप्शन वाला जो स्टेप था वो फुलफिल कर चुके हैं, वो जो भी उनकी रिक्वायरमेंट थी। अब उनको जो है कमेंसमेंट ऑफ बिजनेस का जो एक तरीके से सर्टिफिकेट मिले, ठीक है, तो वो उस चीज़ के लिए अप्लाई करते हैं रजिस्ट्रार को। अब रजिस्ट्रार क्या करेगा, कुछ डॉक्यूमेंट सबमिट करवाने होते हैं हमने कि शेयर्स के से रिलेटेड कि ये जो है इतने इतने शेयर हमने इशू करे थे, इतने लोगों ने सब्सक्राइब करे, इतने हमने अलॉट करे लोगों को शेयर, राइट, कि किस किस तरीके की पेमेंट आई है और जो है कितना कैश रिसीव हुआ है फ्रॉम एवरी डायरेक्टर, वो हमें बताना होता है। और जो भी वो डॉक्यूमेंट हो गए उस पर डायरेक्टर के साइन होने चाहिए। तो ये सारी जो है डॉक्यूमेंट हमें जमा करवाने होते हैं रजिस्ट्रार के पास। उसके बाद अगर ये जो हमारा COC के लिए कंपनी ने अप्लाई करा था, ठीक है, कमेंसमेंट ऑफ बिजनेस का जो सर्टिफिकेट था, ठीक है, सर्टिफिकेट ऑफ कमेंसमेंट हम इसको बोलते हैं। COC की फुल फॉर्म क्या है, सर्टिफिकेट ऑफ कमेंसमेंट। तो ये जो हमने अप्लाई करा था, अगर कंपनी को सब कुछ जो है वो सही ठीक है, सब कुछ सारी चीज़ें जो है वो लीगल है और जो है रजिस्ट्रार को वो सारी चीज़ें ठीक लगती है, तो रजिस्ट्रार जो है वो कंपनी को COC इशू कर देते हैं और कंपनी एक तरीके से अपनी एग्जिस्टेंस में आ जाती है और कंपनी फॉर्म हो जाती है। तो ये था हमारा आज की वीडियो में। सो गाइस, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। बाय बाय, टेक केयर, हैव ए गुड डे।